नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं आपको बता दूं 2 से लेकर 4 जुलाई के मध्य होगा क्या यूपी टेट। क्या होगा यूपी टेट, है ना। और ध्यान रखना है तब तक सी टेट होने वाला है नहीं। अगर सुपर टेट की भर्ती आ गई और आपका सी टेट क्लियर नहीं तो आपका हो जाएगा बंटा धार। मैं तुम्हें सही बताऊं तो उससे ज़रूरी है कि फटाफट से उठा लो पेन और हो जाओ तैयार, क्योंकि हम सिर्फ फोड़ेंगे इस बार यूपी टेट का। यूपी टेट का क्या करना है, सिर्फ फोड़ना है। अगर आप इस चैनल पे हैं तो सबको सारा मटेरियल मिलेगा। बस आप तैयार रहिए, मेहनत करते जाइए। जितनी भी वीडियो हैं सबको देख मारो और फटाफट से कर लो अपने को तैयार। किसके लिए? यूपी टेट के लिए, क्योंकि यूपी टेट में करना है इस बार बेड़ा पार। उसके बाद आएगा सुपर टेट और सुपर टेट के बाद लगेगी नौकरी। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम क्वेश्चन क्या कह रहा है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी हर जगह आती है। अगर आपको साइकोलॉजी आती है तो बाकी सब्जेक्ट में आपकी नैया पार हो जाएगी। मनोचिकित्सा किसकी देन है? बाल विकास की है, बाल मनोवैज्ञानिक की है, बाल व्यवहार की है या बाल केंद्रित की है? बता दो फटाफट आंसर इसका। बहुत ही उम्दा और बढ़िया क्वेश्चन है। तो बाल मनोवैज्ञानिक की ही ब्रांच होती है कौन? मनोचिकित्सा। अब मनोचिकित्सा का काम क्या है वो सुन लीजिए। क्या काम है देखिए, बाल विकास के असंतुलित व्यवहार हो रहे हैं। बच्चा मनचाहा व्यवहार नहीं कर रहा है, उसका व्यवहार असंतुलित है। मानसिक विकारों की व्युत्पत्ति हो रही है, मानसिक विकार है, बौद्धिक दुर्बलता है, आदि सभी का इलाज कौन करेगा? मनो मनोचिकित्सा करेगा। कौन करेगा? मनोचिकित्सा करेगा। दूसरा आंसर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न कह रहा है कार्य की प्रगति में प्रेरणा का कार्य करती है जिससे लक्ष्य प्राप्ति में सरलता होती है। यानी इनमें से कौन सा ऐसा है? प्रेरणा, कार्य, प्रेरणा गलत हो जाएगा। रुचि जो है कार्य की प्रगति में, कार्य की रुचि जो है कार्य की, ये वाला सही है। रुचि जो है वो कार्य की प्रगति में प्रेरणा का कार्य करती है। रुचि कहते हैं इंटरेस्ट अगर हमारा है तो उस काम को हम बहुत ज़्यादा करेंगे। जिस काम में इंटरेस्ट होता है उसको हम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कार्य की प्रगति में क्या करेगी? वो प्रेरणा देगी। रुचि, इंटरेस्ट किस में है? तो ध्यान रखना है, रुचि वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। बाकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या करें इसकी? व्याख्या पर कह रहे हैं कि रुचियां कार्य की प्रगति में प्रेरणा का कार्य करती हैं जिससे लक्ष्य प्राप्ति में सरलता होती है। बालक की जिस कार्य में रुचि होती है वे उसे शीघ्र करते हैं और मनोयोग के साथ पूरा करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। अगला चलते हैं हम। प्रश्न संख्या हमारे पास है 3। अब देखिए, बहुर्मुखी बालक की विशेषता क्या होती है? बहुर्मुखी होते कौन है? बहुर्मुखी वो होते हैं जिन्हें गांव में कहते थे मुंहफट, कि ये मुंहफट है। इसकी खास बात है कि हर एक किसी के मुंह पर कुछ भी कह देना तो उसको कहते हैं बहुमुखी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई साहब, लगा लो और चैनल को भी कर दीजिए लाइक। बस आता है इस चैनल के। तो बहुमुखी अकेले रहना पसंद करेगा? दुनिया भर की बकवास करनी है भाई, उससे तो भीड़ में रहना है। दूसरा क्या है? कल्पना में क्यों खाएगा ये? जब इसके सामने बात करने के लिए लोग हैं तो अपनी कल्पना बनाने की ज़रूरत क्या है? समूह में सक्रिय रहता है। बहुत अच्छा आंसर है। अत्यधिक संकोच, ये तो गलती हो जाएगा। तो तीसरे का भैया सी वाला उत्तर एकदम सही है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बहुमुखी बालक सामाजिक होता है, नो डाउट सामाजिक ही होगा। लोगों के साथ मिलना जुलना, सामूहिक गतिविधियां में भाग लेना उसे बहुत पसंद होता है। बहुत अच्छी बात है। बहुमुखी आपको हर जगह मिल जाएंगे जो दूसरों से बिना वजह इंटरेक्ट होते रहते हैं। आज के समय में बहुमुखी होना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अंतर्मुखी बालक की विशेषता क्या होती है? जो बच्चा अंदर से सोचेगा, खुद से सोचेगा, मन ही मन में सोचेगा, उसकी विशेषता क्या होगी? विशेषता देख लो। समूह में नेतृत्व करेगा, वो अंतर्मुखी है। समूह में नेतृत्व कहाँ से करेगा? चौथे का पहले वाला तो किसी भी कीमत पर सही नहीं हो सकता। अधिक बोलेगा, नहीं, दोनों ही गलत हैं, दोनों गलत हैं, हटाओ इनको। अकेले रहना पसंद करेगा, अच्छा सा लग रहा है उत्तर, इसीलिए टिक कर लेते हैं। बाकी अगला पढ़ने के बाद ही बताएंगे सही। सभी से शीघ्र मित्रता तो हो ही नहीं सकती, जो इंट्रोवर्ट है, तो इसका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। व्याख्या देख लो, व्याख्या क्या कर रही है। अंतर्मुखी बालक शांत स्वभाव के होते हैं, वो अकेले और सीमित लोगों के साथ रहना बहुत अधिक पसंद करते हैं। या तो वो अकेले रहेंगे या कुछ ही सीमित लोगों के साथ वो रहेंगे, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हम 5। बाल मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक प्रतिदिन नवीन परीक्षणों का निर्माण क्यों करते हैं? अब देखो, मनोवैज्ञानिक जो हैं वो प्रतिदिन नवीन परीक्षणों का निर्माण करते हैं ताकि किसी भी मनोवैज्ञानिक स्थिति को अच्छे से जांचा
जा सके। पहला क्या है, बच्चों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं वो, योग्यताओं के मापन व मूल्यांकन के लिए कर रहे हैं, केवल शोध कार्य बढ़ाने के लिए या बच्चों की तुलना करने के लिए। समझ में आया? तो नवीन परीक्षणों का जो उपयोग होगा वो किसके लिए होगा, वो होगा हमारे योग्यताओं के मापन व मूल्यांकन के लिए। आपको ध्यान रखना है। इसका उत्तर हो जाएगा बी सही। देखो, बाल मनोविज्ञान में परीक्षणों का निर्माण बच्चों की विभिन्न योग्यताओं जैसे बुद्धि, अभिरुचि, रुचि, क्षमता के वैज्ञानिक मापन व मूल्यांकन हेतु किया जाता है। प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या चलते हैं हम 6 पर। बाल विकास का अध्ययन शिक्षक को किस कार्य में सर्वाधिक सहायता करता है। अगर किसी शिक्षक को बाल विकास आता है और किसी को नहीं आता है तो वो बाल विकास का अध्ययन किस तरह से उसकी मदद करेगा, यही जानना है। केवल परीक्षा लेने में करेगा, गलत बात है। दंड देने की विधि तो यही हो नहीं सकती। समय सारणी, पाठ्यक्रम, शिक्षक आगामी क्रियाओं के निर्माण में करेगा। उत्तर एकदम सही है, 6 का सी लगा लो। केवल पाठ्य पुस्तक से कुछ नहीं होगा, रटना नहीं है सारी चीज़ें। तो इसकी व्याख्या क्या कह रही है, बाल विकास के ज्ञान शिक्षकों को शैक्षिक प्रशासन, पाठ्यक्रम और कक्षा कार्य की योजना बनाने में सहायता देता है। एकदम बहुत ही बढ़िया आंसर। आगे चलते, प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सी है, 7। चलिए, बाल विकास का ज्ञान प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है। अब टीचर कहाँ हैं, या प्राथमिक विद्यालय हैं। प्राथमिक विद्यालय का मतलब हो गया कि 1 से लेकर 5वीं तक की क्लास में आप जाते हैं पढ़ाने को, तो वहाँ पर क्या आवश्यक है, शिक्षकों के लिए बच्चों पर नियंत्रण रखना, आपको डिसिप्लिन में रखने सारे बच्चों को रटाकर पढ़ाने। ये तो रटने वाला तो पहले ही गलत हो जाना, रटने का जहाँ है उसे गलत कर दो, है ना। अगला क्या है, बच्चों को उनके स्तर के अनुसार प्रभावी ढंग से पढ़ाने हेतु, केवल पाठ पूरा करने हेतु। तो इसमें से प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक हैं उनके पास कौन सा ज्ञान होना चाहिए, बच्चों के उनके स्तर अनुसार प्रभावी ढंग से पढ़ाने हेतु, यानी 7वें का सी वाला उत्तर एकदम सही है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 8। बाल विकास का अध्ययन किस प्रकार के शैक्षणिक वातावरण में निर्माण सहायक होता है। बाल विकास हम जो पढ़ रहे हैं उसका अध्ययन किस प्रकार के शैक्षिक वातावरण में निर्माण में सहायक होता है, जो कठोर और अनुशासनात्मक होगा, प्रतिस्पर्धात्मक होगा, उपयुक्त एवं बाल केंद्रित होगा, पूर्णतः शिक्षक केंद्रित होगा। कौन सा उत्तर सही लगेगा, फटाफट से बता दो कौन सा उत्तर सही लगेगा। तो उपयुक्त एवं बालक केंद्रित वाला एकदम उत्तर इसमें सही है, ये ध्यान रखना है। बाल विकास का अध्ययन किस प्रकार शैक्षिक वातावरण में निर्माण सहायक करता है, तो ध्यान रखना है कौन सा वाला उत्तर सही हो जाएगा, हमारा सी वाला उत्तर एकदम सही है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 9। बाल विकास के अध्ययन में व्यावहारिक उपयोगिता क्या है। बाल विकास के अध्ययन की व्यवहारिक उपयोगिता क्या है। व्यवहारिक उपयोगिता बतानी है किसकी, बाल विकास की। केवल परीक्षा परिणाम में सुधारना है, बच्चों के व्यवहारिक के कारणों को समझकर सुधारना है, बच्चों की तुलना करना है, पाठ्य पुस्तक को बदलना है। तो बी वाला उत्तर एकदम इसका हो जाएगा सही, ये ध्यान रखना है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कह रहा है, व्याख्या में कह रहा है बाल विकास बच्चों के व्यवहार के पीछे के कारण को समझाने के लिए उचित मार्गदर्शक व परामर्श देने में सहायक होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 10। वीडियो में क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं और इनका सिलेक्शन कैसा है। मैंने चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं जो आपके लिए एकदम हितकारी साबित होंगे। चलिए आगे चलते हैं। बाल विकास छात्रों की किस विशेषता के अध्ययन में सहायता करता है। बाल विकास छात्रों की किस प्रकार के विशेषण के अध्ययन में सहायता करेगा। केवल शारीरिक विकास में करेगा, केवल मानसिक विकास में करेगा, योग्यताओं, क्षमताओं, अंतर्निहित शक्तियों में करेगा, केवल भाषाई विकास में करेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला। साफ दिखाई दे रहा है कि बाल विकास छात्रों की किस विशेषता के बारे में अध्ययन करता है, तो योग्यताओं, क्षमताओं एवं अंतर्निहित शक्तियों के बारे में अध्ययन करता है। ध्यान रखना है। यहाँ ड्राइवर ने लिखा, ड्राइवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान गर्भकाल से प्रारंभ से किशोरावस्था तक विकास का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है, विकास का अध्ययन कहलाता है। प्रश्न संख्या कौन सा आ गया हमारे पास, 11। बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व किस बात को स्पष्ट करता है। बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व क्या है। बालक का विकास स्थिर होता है, वृद्धि और विकास को ध्यान में रखकर शिक्षण देना चाहिए, केवल पाठ्य पुस्तक ही महत्वपूर्ण है, सभी बालक समान गति से सीखते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बालक जो वो समान गति से सीखेंगे, गलत हो जाएगा। केवल
है, केवल पाठ्य पुस्तक ही महत्वपूर्ण है, ये भी गलत हो जाएगा। बी वाला उत्तर एकदम सही है। कौन सा लगाना है? बी वाला उत्तर एकदम सही लगाना है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 12। भविष्य में होने वाले वृद्धि एवं विकास की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? भविष्य में होने वाली वृद्धि और विकास, बच्चा भविष्य में क्या बनेगा इसको ही बताना भविष्य में होने वाला, ठीक है। तो इसके लिए क्यों आवश्यक है? भविष्य होने वाली वृद्धि और विकास की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? परीक्षा का स्तर कठिन बनाने के लिए, दंड व्यवस्था लागू करने के लिए, परीक्षा योजना तैयारी करने के लिए, बच्चों की तुलना करने के लिए। बताओ कौन सा उत्तर सही है? 12 में का सी वाला उत्तर एकदम सही है। ध्यान रखना है, तुलना हमें बच्चों की कभी करनी नहीं है क्लास में, दंड भी नहीं देना है और कठिन स्तर नहीं बनाना है। तीनों गलत हो जाएंगे, हमारे पास एक ही बचेगा बस सी वाला, वही उत्तर क्या है? सही है। प्रश्न संख्या चलते हैं 13। वृद्धि एवं विकास की गति सभी बालकों में समान नहीं होती है। सही है, एकदम सही है कि वृद्धि और विकास सभी बच्चों में समान नहीं होता कभी भी। इसकी शैक्षिक निर्धारता क्या है? इसकी शैक्षिक निर्धारता क्या है? अब निर्धारता की बात करें तो सभी बालकों में समान उपलब्धि की अपेक्षा रखनी चाहिए? बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे का IQ लेवल अलग अलग होता है, इसीलिए सभी बच्चे एक जैसा नहीं कर सकते माय डियर। तो इसको कर दिए डियर। अगला प्रश्न संख्या 2 का दूसरा ऑप्शन क्या है? केवल प्रतिभाशाली बालकों पर ध्यान देना चाहिए। किस पर ध्यान देना चाहिए? प्रतिभाशाली बालकों पर ध्यान देना चाहिए। और अगला है व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहिए। को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहिए, तीसरे वाले की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगला पढ़ेंगे पाठ्यक्रम को सभी के लिए कठिन का तो हो नहीं सकता। तो सी वाला उत्तर एकदम सही है भैया। लगाओ 13 का सी, फटाफट लगाओ 13 का सी। प्रश्न संख्या 14 आ गया आपके पास। बालक की वृद्धि एवं विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? वृद्धि और विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला कह रहा है, वो पहला क्या कह रहा है? केवल वंशानुक्रम उत्तरदायी हैं, केवल वातावरण उत्तरदायी हैं, दोनों उत्तरदायी हैं। बहुत अच्छा आंसर है, ये दोनों ही उत्तरदायी हैं। तो तीनों का मतलब हो गया सी वाला उत्तर इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या चलते हैं हम 15। बालकों को अधिक से अधिक कल्पना के लिए प्रेरित करने का आधार किस सिद्धांत का है? दंड सिद्धांत का है, अनुकरण का है, वृद्धि एवं विकास का है, अप्रक्षण का है? किस सिद्धांत का है? 15 में का उत्तर बता दो फटाफट। तो वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत का है। किसका है? वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत का। प्रश्न संख्या 16 है। भविष्य में होने वाली वृद्धि एवं विकास की प्रगति का अनुमान लगाने से शिक्षक को क्या सहायता मिलती है? भविष्य में क्या होने वाला है, अगर ऐसा अनुमान हम लगा सके तो भविष्य में हमें क्या सहायता मिलेगी? बच्चों की तुलना करने में सहायता मिलेगी, अवास्तविक लक्ष्यों को तय करने में सहायता मिलेगी, यथार्थ प्रयास करने और निराशा से बचने में सहायता मिलेगी, केवल परीक्षा परिणाम सुधारने में सहायता मिलेगी। तो 16 में का जो सी है वो एकदम क्या हो जाएगा? सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। 16 गोज टू सी। प्रश्न संख्या 17। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक 4 तरह के विकास होते, ध्यान रखना है। के परस्पर संबंध का शैक्षिक महत्व क्या है? अब देखो, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो, इन सभी का क्या परस्परिक महत्व है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना चाहिए। बालक के किस पर ध्यान देना चाहिए? सर्वांगीण विकास पर। शैली के अनुसार कौन सा कथन सही है? शैली के अनुसार कौन सा कथन सही है? यहाँ देखो, शैशवावस्था 0 से 5 होती है, बाल्यावस्था 5 से 12 होती है, और किशोरावस्था जो होती है वो 13 से 18 होती है। तो बताइए इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो इसका जो उत्तर सही होगा वो वाला होगा हमारा डी, उपयुक्त सभी जो है वो क्या है? सही है। प्रश्न संख्या चलते हैं 19 में क्या कह रहा है? रॉस के अनुसार कौन सा कथन गलत है? रॉस के अनुसार कौन सा कथन गलत है? तो फटाफट पढ़ लेते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा आपको। देखिए, शैशवावस्था जो 1 से 3 वर्ष तक होती है, उसके बाद पहले आती है पूर्व बाल्यावस्था जो 3 से 6, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 15 होती है, किशोरावस्था 15 से लेकर 18 वर्ष तक होती है। तो इसका सही उत्तर आपको एकदम पता करना है, जिससे हमें पता चल सके कि इसका आंसर हमें क्या लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। व्याख्या में कह रहा है, देखिए, रॉस के अनुसार विकास की अवस्थाएं, पहली है शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष, प्रारंभिक पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ये
इस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 20। देखिए, अर्नेस्ट जॉन्स का वर्गीकरण के अनुसार कौन सा कथन गलत है। अर्नेस्ट जॉन्स ने जो वर्गीकरण किया था उसको अगर देखा जाए तो इसमें से कौन सा कथन गलत होगा ये हमें पता करना है। देखो, शैशवाकाल इन्फेंसी 5 से 6 वर्ष तक होती है, बाल्यकाल जो है 6 से 12 वर्ष होता है, किशोरावस्था 12 से 15 वर्ष तक होती है और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष तक होता है। अगर ऐसा है तो फिर भैया जॉन्स का जो वर्गीकरण है उसके अनुसार से कौन सा कथन हमारा गलत होने वाला है, इसको देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला। ये वाला उत्तर इसका गलत है कि चाइल्डहुड जो होता है वो 6 से 12 वर्ष तक की अवधि का समय होता है। बाकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है शैशव काल 5 से 6 वर्ष, बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 12 से 18 वर्ष और किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष तक की आयु इसमें दे रखी है। इसमें से कोई भी उत्तर जो है वो मैच नहीं कर रहा है, तो ये आपका चला जाएगा स्टार में। ये ध्यान रखना है। 20 वाला किसमें हमारा स्टार में। प्रश्न संख्या चलते आगे, हमारे पास आ गया 21 नंबर। भारतीय दर्शन के अनुसार मानव विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी, है ना। भारतीय दर्शन के अनुसार मानव विकास की जो प्रथम अवस्था होती है वो कौन सी होती है, तो आपको इसका सही उत्तर देना है। और सही उत्तर जा रहा है आपको कि मानव विकास की प्रथम अवस्था कौन सी होती है, तो 21 का जो सही उत्तर है वो आपका गर्भावस्था वाला उत्तर एकदम सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास 22। भारतीय दर्शन के अनुसार शैशवावस्था की आयु कितनी मानी गई है। भारतीय दर्शन के अनुसार शैशवावस्था की आयु कितनी मानी गई है, तो इसका सही जो और सटीक आंसर होगा जन्म से 5 वर्ष तक मानी गई है। जन्म से 5 वर्ष तक। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 23। भारतीय दर्शन के अनुसार बाल्यावस्था की आयु क्या है। भारतीय दर्शन के अनुसार बाल्यावस्था की आयु क्या है, बताइए। तो ये भी रटने वाला प्रश्न होगा। दूसरा 5 से लेकर 12 वर्ष तक। प्रश्न संख्या 24। 12 से 18 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं। 12 से 18 वर्ष की अवस्था को क्या कहेंगे, किशोरावस्था कहेंगे। आगे चलते प्रश्न संख्या 25। भारतीय दर्शन के अनुसार युवावस्था की आयु सीमा क्या है। युवावस्था की आयु सीमा क्या है, वो भी किसके हिसाब से, भारतीय दर्शन के हिसाब से। तो इसका 15 से लेकर 25 वर्ष तो हो जाएगा। पहला उत्तर एकदम सही है। आगे चलते प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है, 26। 25 से 55 वर्ष की अवस्था कहलाती है। 25 से 55 वर्ष की अवस्था कहलाती है। कहाँ पहुँचा दिया, 25 में थे सीधे कहाँ पहुँच गए, 55 में पहुँच गए। तो युवा अवस्था कहलाएगी, मध्यावस्था कहलाएगी, प्रौढ़ावस्था कहलाएगी या वृद्धावस्था कहलाएगी। तो कौन सा उत्तर सही होगा इसका देख लीजिए फटाफट। अगर हम 26 की बात करें तो 26 का जो है बी वाला उत्तर एकदम सही आ रहा है। तो मध्यावस्था वाला एकदम उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 27। 55 वर्ष की मृत्यु तक की अवस्था को कहा जाता है। 55 वर्ष की मृत्यु तक की आवश्यकता को क्या कहते हैं, इसको वृद्धावस्था कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको हम वृद्धावस्था कहते हैं। प्रश्न संख्या चलते हैं 28। पेरेंटल स्टेज गर्भावस्था की अवधि होती है। गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है, गर्भावस्था की अवधि जो होती है तो वो जन्म से और जन्म से पूर्व से जन्म तक होती है। कहाँ से होगी, जन्म से लेकर पूर्व से जन्म तक होती है। आगे प्रश्न संख्या चलते हैं हम 29। अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली पूर्ण बाल्यावस्था की आयु कितनी है। पूर्ण बाल्यावस्था की आयु कितनी है, तो 2 से लेकर 6 वर्ष तक होती है, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है, 20। मिडिल एडल्ट यानी मध्य प्रौढ़ावस्था की आयु क्या होती है, 21 से 40 होगी, 25 से 55, 40 से 60 और 60 से मृत्यु होगी। ये आपको बताना 30 वाले का कौन सा होगा, तो बी वाला उत्तर इसका एकदम सही है। ठीक है जी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आप हर एक वीडियो को देखते जाएं और लाइक करें, शेयर करें और बस हो जाएंगे आप पास। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।